हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ से कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 1 को अपना अच्छे से कंप्लीट किया था और चैप्टर 2 जो हमारा है उसको हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जल्दी से माइक ले लेंगे अपना और मुझे बताएंगे कि होमवर्क में मैंने आपको क्या दिया था। जीआईसी 12 कोट। मैम अमन। अमन अमन लास्ट सेशन में होमवर्क क्या दिया था? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, बताइए क्या होता है उसका केमिकल फॉर्मूला, क्या होता है विरंजक चूर्ण का? CaO Cl2। ठीक है, क्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसे बोलते हैं। तो कैल्शियम के लिए आपका Ca आता है, ऑक्सी के लिए O हो जाएगा, क्लोराइड आपका Cl2 हो गया। ठीक है, और क्या दिया था हिमांशु? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। सिट डाउन अमन। क्या दिया था हिमांशु? और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, क्या फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का? NaCO3। NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। और अगर हम केमिकल नेम बोलेंगे, रासायनिक नाम, तो क्या हो जाएगा? Na के लिए क्या कहते हैं? सोडियम। H क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और CO3 कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो आज के सेशन में हमने क्या बोला था, हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। जो मैंने होमवर्क दिया होगा सभी स्कूल्स ने, सभी बच्चों ने अच्छे से उसको प्रिपेयर किया होगा, उसको आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी इसलिए होमवर्क दिया जाता है कि एक बार आप थोड़ा सा नॉलेज ले लें और थोड़ा सा स्टडी कर ले उसके बारे में, तो जब आपको यहाँ पर समझाया जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 2 यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि जिसे अम्ल, क्षार और लवण कहा जा रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जिनको आप कह रहे थे कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका टेस्ट की बात करेंगे तो खट्टा हो गया स्वाद। ठीक है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी खाने की चीजें ऐसी होती है, जैसे हम नींबू खाते हैं, इमली खाते हैं, टमाटर हो गया, सेब की बात हम लोग करते हैं, तो वो सारे स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका मतलब है उनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, इसी प्रकार अब सारी चीजों को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे केमिकल्स हो गए हमारे लेबोरेटरी में, तो उनको टेस्ट नहीं कर सकते, यानी उनका स्वाद नहीं ले सकते हम। ठीक है ना, क्योंकि आप अम्ल के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक सरफेस को कोरोड कर देता है, यानी कि जिस चीज पर अम्ल गिरता है उसको खराब कर देता है। ठीक है ना, तो उसको खा नहीं सकते। अब उसका पता कैसे लगाएंगे कि गिवन जो सोल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या फिर कैसा है? तो उसके लिए आप अलग अलग टेस्ट लगाते हैं, परीक्षण। जैसे कि आपने लिटमस पत्र का परीक्षण लगाया, या फिर पीएच स्केल होता है आपके पास, एक पीएच पैमाना, उसका आप परीक्षण लगाते हैं और फिर आप बताते हैं कि जो गिवन सोल्यूशन जो है आपका वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, यानी कि अम्ल है या क्षार है या लवण है। एसिड हो गया अम्ल, बेस यानी कि क्षार, सॉल्ट हो गया आपका लवण। ठीक है ना, चलिए तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। एसिड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एसिड क्या होते हैं आपके? दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको अम्ल कहा जाता है। ओके, अथवा वे पदार्थ, और कौन से पदार्थ जिनका जल अपघटन जब होगा तो वो H+ आयन देंगे, उनको भी आपका अम्ल कहा जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पर आपको बहुत सारे अम्लों के दिए गए हैं। आंवले में आपका अम्ल होता है, नींबू हो गया, इमली, सिरका हो गया, कच्चा आम बोलते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे अम्ल हैं या फिर इनमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। ओके, देन हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक गुण क्या क्या है। तो अम्ल, स्वाद की बात की, स्वाद खट्टा है, जलीय विलयन में H+ आयन देगा डिसोसिएशन पर, और पीएच का मान अम्ल का 7 से कम होता है। ठीक है, आपका 0 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है, पैमाना, जहां पर आप सोल्यूशन को डालेंगे और वो कितना पीएच मान दिखा रहा है। तो अगर 7 से कम पीएच मान आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 आ रहा है पीएच मान, तो यानी कि जो गिवन सोल्यूशन है आपका वो अम्लीय होगा। समझ रहे हैं? 7 से ऊपर अगर मान जाता है तो आपका गिवन सॉल्यूशन क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। यानी अगर 8 आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, या 8 आएगा, 9 10 11 12 13 14, तो ये सारे जिनका भी ये पीएच मान होगा वो कैसे होंगे? वो क्षारीय प्रकृति होंगे। एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच मान होता है वो क्या होता है आपका?
न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, ठीक है। यहाँ पर पीएच मान बोला गया है कि 7 से कम है, यानी कि ये क्या है, अम्ल होंगे। और साथ ही ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बस यही लाइन आपने याद रखनी है और इसके ठीक ऑपोजिट आपने क्षार में लिख देना है, ठीक है। तो अम्ल आपका नीले लिटमस को लाल करते हैं, यानी कि क्षार आपका क्या करेगा बच्चे, जल्दी से बताइए अमन, क्षार क्या करेगा। मैं कह रही हूं अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला। वेरी गुड, लाल को नीला कर देगा, ठीक है। सिट डाउन। तो इस प्रकार से आप ऐसे कोरिलेट करके चलेंगे, एक लाइन पढ़ लेंगे, ठीक उसके ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा, चूंकि अम्ल आपका नीले लिटमस को लाल कर रहा है, तो ये लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यानी लाल लिटमस पेपर लेंगे, उसमें अगर कोई एसिड डालेंगे तो वो लाल पेपर जो रहेगा वो लाल ही रहेगा, वो अपना रंग परिवर्तित नहीं करेगा, ओके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड, तो अलग अलग टाइप के आप एसिड पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड आपके आते हैं, प्रबल या दुर्बल अम्ल जिन्हें बोलते हैं, या फिर आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आते हैं और डाइल्यूट एसिड आते हैं, ठीक है ना। प्रबल अम्ल में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बताया गया है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड, ये सारे आएंगे। एसिटिक एसिड वगैरह आपके दुर्बल अम्ल में आएंगे। सांद्र और आपके तनु अम्ल होते हैं, उनमें अम्ल की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी और जल की मात्रा कम है, उसको क्या कहा जाता है, आपका सांद्र कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड। जो क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। जैसे अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा गया है, कभी लैब में जाएंगे अपनी केमिस्ट्री की, तो वहां देखेंगे कई रिएजेंट बॉटल में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिखा होता है, जैसे CON.H2SO4, यानी वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो उसको टीचर्स क्या बोलते हैं, या जो भी आपका लैब टेक्नीशियन होंगे वहां पर, तो वो बोलते हैं कि इस बॉटल को या रिएजेंट बॉटल को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड है और उसमें अम्ल की मात्रा अधिक है, तो अगर आप डायरेक्ट उसको ऐसे टच करेंगे तो वो गिर सकता है आपको और वो हार्मफुल होगा, ठीक है। दूसरा, आपका एक जगह पर दूसरी रिएजेंट बॉटल में DIL.H2SO4 लिखा होगा, यानी कि वो डाइल्यूट किया गया है, यानी उसमें पानी की मात्रा अधिक कर दी गई है, तो उससे उतना वो हार्मफुल नहीं होगा या उतना उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो डाइल्यूटेड कौन से हैं, जिनमें अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये भी आता है कि जल में अम्ल को मिलाएंगे या अम्ल में जल को मिलाएंगे, तो आप कहते हैं जल में हम अम्ल को मिलाते हैं, यानी कि अगर आपको डाइल्यूशन करना है तो पहले आप बर्तन में पानी ले लेंगे और उसमें धीरे धीरे ड्रॉप वाइज एसिड को डालेंगे, क्योंकि अम्ल और जल की जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जो एसिड और पानी को आप मिला रहे हो वो बाहर को निकल सकता है, यानी स्प्लैश हो सकता है, बिखर सकता है, जिससे वो आपके ऊपर गिर सकता है, आपके कपड़े जल सकते हैं, स्किन में या कहीं पर भी गिर सकता है, तो उससे खराब हो जाएगा। तो क्या कहा जाता है, पानी में एसिड को डाला जाएगा, यानी वो भी ड्रॉप वाइज डाला जाएगा, ताकि जो ऊष्मा उत्पन्न हो वो उतनी ज्यादा मात्रा में ना हो और उतना नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये प्रकार हो गए। केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो भौतिक गुण थे। आपने स्वाद की बात की, आपने लिटमस के साथ टेस्ट देखा, पीएच में आपने उसका मान देखा, तो वो भौतिक गुण थे। रासायनिक गुण क्या कहते हैं कि आप अम्ल को आप किसी कंपाउंड से या एलिमेंट से रिएक्ट करवाओ, अभिक्रिया कराओ, और फिर आप देखो उत्पाद क्या बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले है रिएक्शन विद मेटल, यानी धातु के साथ अभिक्रिया होगी। धातु के साथ जब भी आपके किसी अम्ल की अभिक्रिया होगी तो उस धातु का लवण बनेगा और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस अलग होगी, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया हो रही है तो कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस वहां पर बनेगी, ठीक है। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, HCl और Na। HCl आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका एसिड हो गया। Na क्या हो गई, सोडियम, यानी कि जो आपकी धातु है, मेटल जिसे आप बोलते हो, ठीक है। NaCl आपका क्या हो गया, लवण, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो धातु के साथ अभिक्रिया करने पर कोई भी एसिड जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या करना है, धातु का लवण बनाना है और साथ में वहां पर हाइड्रोजन गैस को अलग कर देना है, ओके। इतना यहाँ पर होता है। एक और एग्जांपल दिया गया है जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की रिएक्शन सोडियम से करा रहे हैं। सोडियम एक धातु होती है, काफी अभिक्रियाशील धातु होती है, या आप बोल सकते हैं कि सेकंड नंबर पर ये क्या होती है, सबसे अभिक्रियाशील धातु। उससे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, जैसे हमने सक्रियता श्रेणी मैंने आपको याद करने को कहा था। सोडियम क्या करेगा, इस SO4 से रिएक्ट करके Na2SO4 बना देगा, सोडियम का सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। चलिए सियानकोट, सपना माइक ले लो, जल्दी से लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम।
वेरी गुड आफ्टरनून। सपना मुझे बताइए, धातु से अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो रहा है? धातु से अम्ल की अभिक्रिया कराई जा रही है तो क्या बन रहा है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। वेरी गुड, ठीक है। तो यही जो यहाँ पर लिखा गया है उसी को बताना है आपने। अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया कर रहा है और धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। चलिए सिट डाउन। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। इतना ध्यान रहेगा सभी को? बताओ, हैंड रेज करो। कुछ नहीं करना, एक धातु का लवण बना देना, उसके साथ हाइड्रोजन गैस को अलग कर देना है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट और कहीं कहीं इसको बाई कार्बोनेट भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे हिमांशु ने बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का, तो उसके लिए आप सोडियम बाई कार्बोनेट भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। कॉमन नेम में हम बाई कार्बोनेट बोल देते हैं, IUPAC जब भी बोलते हैं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं, तो सेम है। तो अगर उसी धातु के कार्बोनेट के साथ या बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब अभिक्रिया करा रहे हैं तो उत्पाद क्या बनेगा आपका? अब चूंकि कार्बोनेट आपका मिल रहा है आपको रिएक्टेंट में, यहां पर देखिए, यहां पर आपका कार्बोनेट जैसा कुछ नहीं था। जब आपने यहां पर कहा तो यहां पर कुछ और है ही नहीं जिसको आप उत्पाद में लेके जाएं। जो जो एटम थे उनको आप उत्पाद में लेके गए, लेकिन यहाँ जब आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ धातु का कार्बोनेट आ रहा है, यानी CO3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो CO2 के फॉर्म में प्रोडक्ट में अलग हो जाएगी। तो यानी अब प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा? कुछ अलग नहीं है, लवण तो है ही, वो पहले भी बन रहा था जब धातु के साथ अभिक्रिया कराई थी, बस यहाँ पर जल और आपका CO2 भी बनेगा, ठीक है। तो धातु की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु के बाई कार्बोनेट से कराने पर उत्पाद के रूप में हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक रिएक्शन में दिया गया है, तो कार्बोनेट के रूप में क्या लिया गया है? सोडियम कार्बोनेट लिया गया है, Na2CO3। वहां पर आपने सिर्फ सोडियम लिया था, यहाँ पर सोडियम क्या थी? वहां पर धातु, सिर्फ धातु से अभिक्रिया करा रहे थे। यहाँ पर आपने बोला धातु का कार्बोनेट लेना है, तो सोडियम का कार्बोनेट लिया यहाँ पर और किससे अभिक्रिया करा रहे? अम्ल से। अम्ल की ही तो अभिक्रियाएं देख रहे हैं ना। अम्ल को हम अलग अलग चीज में मिलाकर देख रहे हैं। जैसे आप क्या करते हो, आलू को अलग अलग सब्जियों में डालते हो ना कि टेस्ट कैसा होगा, वैसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं कि अम्ल को हम अलग अलग चीजों में डाल रहे हैं और देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनता है। तो आपने कहा अम्ल को हमने धातु के कार्बोनेट में मिलाया और धातु के कार्बोनेट से मिलाने पर क्या बन रहा है? एक तो वही NaCl, जो कि क्या है? जल्दी से बताओ, सपना के बगल में जो लड़की बैठी है, NaCl क्या है? बताओ NaCl क्या है यहाँ पर? सियानकोट। माइक ऑन करो मैम सोडियम। हाँ हाँ, सोडियम क्लोराइड है, पर बोलेंगे क्या इसको? NaCl। NaCl है, पर ये है क्या? अम्ल है, क्षार है या लवण है? बताओ। क्षार। लवण है बच्चे, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि लवण बनेगा और ये उत्पाद में ये लवण ही तो बन रहा है, NaCl। इसके अलावा जल क्या है आपका? H2O हो गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है, ठीक है। सिट डाउन बच्चे। तो क्या कहा गया यहाँ पर? वहां पर आपने कहा धातु से अम्ल की अभिक्रिया कराने पर लवण बनेगा धातु का और हाइड्रोजन गैस अलग होगी। अब जब धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया जा रहा है तो आपका क्या बनेगा बच्चे? लवण बनेगा, जल बनेगा, क्योंकि कार्बोनेट रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, वहां पर कार्बोनेट है, दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके उत्पाद में आएगी ही आएगी, ठीक है। समझ आ गया इतना? हैंड रेज करो। ये आपका सिंपल कार्बोनेट था। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या हो रहा है बताओ? हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी आपका सेम वही बन रहा है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण, CO2 व जल बनाते हैं, और बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर बनती है। यही आपकी अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है। ओके, चलिए रिएक्शन नोट कर लेंगे जल्दी से, और उनके नीचे लिख भी लिया करो कि ये अम्ल है, ये धातु का कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट है, ठीक है। और नाम तो आप लिख ही लेंगे, केमिकल नेम, ठीक है ना। ये जैसे HCl है सिंपल, ये NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCl सोडियम क्लोराइड बन रहा है, H2 आपका जल हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किससे अभिक्रिया कराएंगे? रिएक्शन विद बेस। चलो जल्दी से बताओ, कल दीपांशु ने ये रिएक्शन बताई थी, कौन बताएगा? सियानकोट, राजपाल, जल्दी बताओ। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराएंगे तो क्या बनता है? यस, माइक ऑन करिए। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून।
वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराएंगे तो क्या उत्पाद बनेगा? लवण। लवण। और वेरी गुड। चलिए कोई और बताएगा गर्ल्स में लवण के अलावा क्या बनेगा? पीछे वाली गर्ल्स को माइक दे दो। कितने बच्चे हैं टोटल जिनकी साइंस में कंपार्टमेंट है? सपना, बॉयज में पीछे वाले बॉयज की भी कंपार्टमेंट है साइंस में? मैम नहीं, दो का नहीं है। ठीक है, तो हमें राजपाल ने बताया कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। लवण के अलावा भी एक और उत्पाद बनता है, उसको क्या कहते हैं? बाराकोट। अमन बताइए, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर क्या बनेगा? माइक ऑन करिए। हेलो। हाँ जी, आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलो। हाँ, लवण एवं जल। ठीक है, हिमांशु को दो माइक। हिमांशु, इस अभिक्रिया को नाम क्या देते हैं हम जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है और लवण और जल बनता है? उदासीनीकरण। वेरी गुड, उदासीनीकरण। सिट डाउन बच्चों। तो इस प्रकार रिएक्शन विद बेस यानी कि अब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाएगी और अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर मैंने आपको कहा था जो अम्ल है और क्षार है वो आपस में उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब न्यूट्रल। अम्ल की अपनी कुछ गुण थे, क्षार के अपने कुछ गुण थे, ठीक है, वो दोनों वहां पर न्यूट्रल हो रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं और उदासीन होकर के दो नए उत्पाद बन रहे हैं। उत्पाद कौन से हैं? जो आपके राइट हैंड साइड में लिखे गए हैं यहाँ पर, ये उत्पाद है, प्रोडक्ट जिनको कहा जाता है, ठीक है, उत्पाद। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं? अभिकारक, यानी कि जिनको आप रिएक्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, अभिकारक कहा जाएगा, ठीक है। तो अम्ल और क्षार अभिकारक थे, अभिकारकों ने आपस में अभिक्रिया की और उत्पाद के रूप में आपको लवण और जल मिला। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका कहा जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, एक NaO है जो बेस है आपके पास, ये क्षार है, ठीक है, और ये आपका क्या है? अम्ल है। ये अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? लवण बना रहे हैं, सॉल्ट जिसे कहा जाता है, और साथ में आपका जल बन रहा है। ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल है NaOH जो कि आपका क्या है? क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कल दिया था मैंने, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा है और सोडियम सल्फेट और H2O बन रहा है। सोडियम सल्फेट आपका सॉल्ट हो जाएगा, H2O क्या है? जल है, ठीक है ना। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। अब देखो कोरिलेट करके चलना है। अम्ल की अभिक्रिया आपने यहाँ धातु से कराई, क्षार की अभिक्रिया आप धातु से नहीं कराएंगे, समझ रहे हैं? क्षार की अभिक्रिया आप किससे कराएंगे? अधातु से कराएंगे, किसी अधातु के वहां पर ऑक्साइड से कराएंगे। दूसरा, यहां पर आप उदासीनीकरण अभिक्रिया को देख रहे हैं, वहां पर भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी जब आप क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराओगे और फिर से यही चीजें लिखेंगे कि लवण और जल बनेगा, ठीक है। एक और आप यहाँ पर प्रॉपर्टी देखेंगे अभी बेसिस की, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि आप किससे कराएंगे अभिक्रिया? धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया। मैंने क्या बोला आपको कि धातु के ऑक्साइड से हम अभिक्रिया करा रहे हैं। अब एक और गुण है ये, धातु का ऑक्साइड जो होता है आपका, क्या कहा मैंने? धातु का ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड भी जिसे आप कहते हो, इसकी प्रकृति होती है क्षारी, ठीक है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? एक अम्ल की प्रक्रिया, एक अम्ल की अभिक्रिया ऐसे कंपाउंड से करा रहे हो जिसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया आपने अभी भी क्षार से कराई थी तो क्या बना था? लवण और जल बना था। यहाँ पर भी वही होता है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से कराई जाती है तो लवण और जल आपका बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति आपकी कैसी है? क्षारीय है, एल्कलाइन आप उसको बोलते हैं या बेसिक नेचर आप उसका बोलते हैं। तो बेसिकली आप अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करा रहे हैं या क्षारीय प्रकृति के किसी कंपाउंड से करा रहे हैं तो वहां पर उत्पाद के रूप में वही मिलेगा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको बनता हुआ दिख रहा है, लवण और जल, ठीक है। जल्दी से बात करेंगे अब क्षारों की, ठीक है। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार आपके वो हैं जो तीखे होते हैं, स्वाद में कड़वे हैं, कसैले हैं, आप ऐसे बोलते हैं, तो उन सभी को क्षार कहा जाता है। और दूसरा आपका वियोजन में अम्ल आपका H+ आयन दे रहा था, जब उसका वियोजन होगा क्षार आपका जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे आपके क्या हैं? क्षार के उदाहरण। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन है? आपने जब कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी याद है? संयोजन अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई थी और क्या बना था? जल से। वहां पर
CaOH का होल टॉयल, जिसको आप बुझा हुआ चूना कह रहे थे, स्लेग लाइम, तो वही है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्षार की पहचान कैसे करते हैं? जिसका स्वाद तीखा होता है वो पदार्थ क्या है आपके? क्षारीय है। भौतिक गुणों में क्या आ जाएगा? स्वाद की बात आ जाएगी। इसके अलावा आपका जलीय विलयन में OH निगेटिव देगा। पीएच का मान 7 से अधिक होगा। मैंने क्या बोला? 7 पॉइंट समथिंग। ब्लड का आप बोलते हो 7.34 होता है, तो स्लाइटली एल्कलाइन, कुछ मात्रा में क्षारीय होता है हमारा रक्त जो होता है, ठीक है ना। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जिसका भी मान आएगा पीएच में, वो सारे कैसे होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा, जैसा कि हमें अभी 12 कोर्स से बच्चे ने बताया था कि वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये हमारे क्षार होंगे, और ये नीले लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेंगे। यानी अगर नीले लिटमस पेपर को आप किसी सोल्यूशन में डालते हैं और वो नीला लिटमस पेपर नीला ही रहता है, उसका रंग परिवर्तित नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? वो कैसा है? क्षारीय प्रकृति का होगा। ओके, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, इजी है बहुत, बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो अब केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई, वही रासायनिक गुणों की बात, यानी अब क्षार की भी हम अभिक्रियाएं देखेंगे। अब किससे देखेंगे? मैंने कहा था अधातु के ऑक्साइड से देखेंगे। वहां पर हमने क्या बोला? धातु का ऑक्साइड जो है आपका वो क्षारीय प्रकृति का है। चलिए कौन बताएगा मुझे अधातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए आपने जब अम्ल के साथ उसकी अभिक्रिया कराई थी तो लवण और जल बना था। अधातु के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है। कैसी? अम्लीय प्रकृति। तो यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? एक क्षार की अभिक्रिया करा रहे हो अधातु के ऑक्साइड से, यानी अम्ल से करा रहे हो, तो क्या बनेगा? वही उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण और जल बनेगा। तो 3 अभिक्रियाएं तो आपकी एक साथ हो गई। जब आपने धातु की अभिक्रिया, जब आपने अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से कराई, वो भी उदासीनीकरण का उदाहरण था एक प्रकार का। जब आपने अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई क्षार से, तो ये भी आपका एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें भी लवण और जल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया भी गया है। अधातु, कार्बन आपकी अधातु होती है, इसका ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से आपने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई, जो कि एक क्षार है। तो आपका क्षार और अम्लीय प्रकृति के एक अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया हो रही है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, जो कि आपका क्या है? एक लवण है, और साथ में आपका जल बन रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। देखो रिएक्शन पूछ सकता है कहीं से भी, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि इसकी अभिक्रिया इसके साथ करके बताओ। सीधे आपको अगर NaOH दे दिया इधर और इधर आपको प्रोडक्ट दे दिए, तो किसके साथ अभिक्रिया हो रही है ये बताओ। तो आपको लिखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। चलिए, देन रिएक्शन विद एसिड, ये वही है जिसको आप क्या कह रहे थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो हमें राजपाल अमन ने बताया कि लवण और जल उत्पाद के रूप में बनेगा, और हमें हिमांशु ने बताया कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहा जाता है। दीपांशु ने भी इसके बारे में बताया था। तो वही है ये, यहाँ पर ये क्षार के रासायनिक गुणों में आ जाएगा कि क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर लवण और जल बनेगा। तो यानी चाहे आप क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराओ या अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराओ, दोनों ही केस में आपका उत्पाद क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, ठीक है। और ये आपका क्या कहा जाएगा? इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उदाहरण है वही NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। तो लवण, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया हो रही है, लवण और जल आपका बन रहा है। बताओ इतना कर लेंगे? अगर इनमें से कुछ भी आएगा बताओ, हैंड रेस करो। अम्ल के रासायनिक गुण और क्षार के रासायनिक गुण बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। एक एक रिएक्शन को कम से एक एक पेज में जितनी बार वो आ सकता है 5 से 10 बार आप उसको लिखेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। समझना है पहले, याद नहीं करना है, समझना है अच्छे से कॉन्सेप्ट को बार बार, ठीक है। चलिए, तो कर लेंगे इतना, हैंड रेस करो जल्दी से। समझ आ गया जितना अभी तक पढ़ाया? ठीक है, वेरी गुड। ढुकाने, चलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई। एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स, कुछ अम्लों के उदाहरण है यहाँ पर, इसको नोट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। देखो सोर्सेज एक साथ दिए गए हैं आपको,
कि कहाँ कौन कौन से स्रोत हैं और एसिड प्रेजेंट, उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित है। ठीक है, ये आपका एप्पल हो गया यानी सेब, सेब में आपका कौन सा मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये सेब है, सेब खट्टा होता है ना थोड़ा, तो उसमें अम्ल होता है, कौन सा, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। लेमन हो गया नींबू जिसे आप कहते हैं, सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स भी कहा जाता है इनको, इसमें कौन सा, सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। टमाटो, टमाटर खट्टा होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। विनेगर, सिरका भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे फास्ट फूड वगैरह बनता है तो उसमें विनेगर का यूज किया जाता है। इसके अलावा अचार बनता है तो उसमें भी सिरके का प्रयोग किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड। और कर्ड, दही खट्टी होती है ना, और जितने भी लैक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें लैक्टोज, या आप ऐसे बोलते हो जो दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट है जिनमें खटास है, उनमें आपका कौन सा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। और स्टमक जूस, अब डाइजेशन पढ़ा था ना, कितने अच्छे से मैम ने आपको डाइजेशन पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। तब आपने क्या कहा था, हमारे स्टमक में यानी अमाशय में या पेट में क्या होता है, एक प्रकार का अम्ल स्रावित होता है, या वहां पर एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वो अम्ल कौन सा होता है, HCl भी होता है। ठीक है, तो HCl बोलते हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको लिख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और एंट या बी स्टिंग यानी चींटी या मधुमक्खी के डंक में, देखो होता क्या है, हमें कभी चींटी काट लेती है, कभी चींटी ने काटा होगा मधुमक्खी के छत्ते में, आपने जानबूझ के चले गए होंगे ऐसी, तो वो काट देती है कि मेरे घर में क्यों आ रहे हो। तो काटने पर होता क्या है बच्चे, जैसे सपोज ये आपकी स्किन है, ये हाथ है हमारा, ठीक है, हाथ की स्किन है, यहाँ पे कोई मधुमक्खी आ गई, उसने अपना डंक यहाँ पर डाला जो स्टिंग होती है। तो जब वो स्टिंग को हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट करती है, डालती है, तो वो इस डंक के साथ साथ क्या है, आपका एक प्रकार का अम्ल भी छोड़ती है। ठीक है, तो वो अम्ल क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। उसी के कारण क्या होता है, जब वो हमारी स्किन में उस एसिड को इंजेक्ट करती है तो उसके कारण हमारी स्किन में स्वेलिंग भी आ जाती है उस एसिड के कारण। और क्या हो जाती है, थोड़ी स्वेलिंग आ गई है, इसके अलावा रेडनेस आ जाती है, और साथ ही आपको सेंसेशन होता है, इचिंग होती है, या एलर्जी वहां पर हो जाती है। ठीक है, दर्द भी होता है। तो वो सब किसके कारण हो रहा है, वो सब इस एसिड के कारण हो रहा है, यानी फॉर्मिक एसिड। तो वो कहाँ था, वो चींटी और मधुमक्खी के डंक में था। ठीक है, और जब उन्होंने वो डंक या वो स्टिंग हमारी स्किन में इंजेक्ट किया, हमारे हाथ पे अगर उन्होंने वो उसको चुभाया और फिर क्या किया, उसके साथ साथ जिस प्रकार से क्या होता है, जब इंजेक्शन लगता है तो सुई के साथ साथ दवाई भी जाती है अंदर, तो उसी प्रकार क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टिंग के साथ साथ वो एसिड को इंजेक्ट कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया होगा हमारी स्किन का, इसमें स्वेलिंग भी आ जाएगी, आपको इरिटेशन होगा, इचिंग हो सकती है, या फिर पेन हो सकता है। ठीक है, तो वो सब एसिड के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आपका फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको, मिथेनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। ओके, चलिए, तो इतना ये आपके सारे अम्ल हैं जो आपको याद रखने हैं कि कहाँ कौन सा अम्ल पाया जा रहा है। इसके अलावा भी आपको बुक में मिलेगा, कहीं मिलेगा, तो उनको याद कर लेंगे। ओके, नोट कर लिया सभी ने, हैंड रेस करो, हाथ उठाओ, नोट कर लिया है तो। चलिए, अब आ रहे हैं हम आपके फेवरेट टॉपिक पे, जो कि क्या है, लवण, सॉल्ट। अब लवण क्या होता है मैम, वही होता है जो आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया बताई थी, उसमें जल के अलावा एक और उत्पाद बन रहा है, उसी को लवण कहा जाता है, बस इतना सिंपल है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त प्राप्त होने वाला पदार्थ,
यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा रहे थे, दीपांशु ने कराई, अमन ने कराई, हिमांशु ने कराई, राजपाल ने कराई, सबने कराई। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने पर उन्होंने कहा एक तो जल बन रहा है और जल के अलावा एक और उत्पाद बन रहा है, तो जो जल के अलावा दूसरा उत्पाद बन रहा है उसी को आपका क्या कहा जाता है, लवण कहा जाता है। ठीक है, साधारण भाषा में आप लवण किसे कह रहे हैं, जो हम सभी के किचन में व्हाइट सॉल्ट है उसको भी लवण कहा जाता है, यानी नमक, साधारण नमक भी जिसे कहते हैं, वो क्या है, वही जो अभी हमें किसने बताया, सपना ने बताया, NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है। ओके, तो लवण के भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण वही है। क्यों हम नमक को अपने किचन में रख रहे हैं, क्योंकि वो नमकीन होता है। किसमें नमकीन होता है, स्वाद में, तो वही लिखेंगे स्वाद में नमकीन है। इसके अलावा पीएच का मान 7 से कम भी हो सकता है और 7 से अधिक भी हो सकता है। ओके, तो हम लवण के बारे में समझ आ गया। ठीक है, अब लवण के बारे में हम और पढ़ेंगे, जिनमें कि कुछ उदाहरण है नमक के। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा, मैंने कल दिया था आपको कि कॉस्टिक सोडा के बारे में लिखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और साधारण नाम में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी सूत्र की बात होती है, देखो मैथ्स में, गणित में भी हम सूत्र पढ़ते हैं, फॉर्मूले जिन्हें कहा जाता है, वो क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि कुछ तत्वों और कुछ प्रतीकों के माध्यम से, कुछ चिन्हों के माध्यम से किसी भी एक डेफिनेशन को या फिर किसी के सिद्धांत को वहां पर बताया जाता है या समझाया जाता है। ओके, उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर कितने ही सारे हमारे केमिकल कंपाउंड आते हैं, उसके रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। तो उनके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, जो भी उनके लिए हम नाम में अल्फाबेट यूज करते हैं, जो उनके प्रतीक होते हैं, उनके द्वारा उस पूरे जो नाम है उसका निरूपण किया जाता है। तो वही क्या है, आपका सूत्र हो जाएगा। तो जैसे कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए उसका रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम यानी NaOH, Na, और आपका हाइड्रोक्साइड यानी OH। तो ये क्या हो गया, ये रासायनिक सूत्र हो गया NaOH। ओके, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। बनाने की विधि, अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया किस प्रकार जाएगा, तो सीधे रिएक्शन देख लो, रिएक्शन से समझ लो। NaCl के साथ H2O मिलाया जा रहा है और क्या बन रहा है, NaOH, Cl2 अलग हो रही है और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर बन रही है। तो किया क्या जाता है, सोडियम क्लोराइड में यानी नमक में पानी को मिलाया गया है। समझ रहे हो, घर में आपने नमक लिया, उसमें आपने पानी मिला दिया, तो वो क्या बन गया, वो जलीय विलयन बन गया नमक का। तो आपने क्या कहा, तो आपने किया क्या, जब आपने कहा कि नमक में हमने पानी मिला दिया तो एक्वा सॉल्यूशन बना दिया आपने नमक का, यानी कि NaCl का सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया और उसमें क्या करते हैं आप, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी करंट लगाया आपने उसमें। और जैसे ही आप उसमें करंट फ्लो करेंगे, जो सोडियम क्लोराइड होगी और उसका एक्वा सॉल्यूशन है जो, वो अलग अलग चीजों में टूटेगा, जिसमें क्या क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्लोरीन बनेगी और हाइड्रोजन गैस भी वहां पर निकलेगी। इसी में आपका क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है। तो ये NaOH को बनाने की एक विधि है। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको रासायनिक नाम पूछ सकता है, रासायनिक सूत्र पूछ सकता है आपको, और बनाने की विधि रिएक्शन में आपको पूछ सकता है। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। समझ आया सभी को, हैंड रेस करो, हाथ उठाओ जितना आज पढ़ाया। वेरी गुड, इसको घर में जाके अच्छे से पढ़ना है, जब तक अगर घर में नहीं पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे फिर ऐसी। यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हम भूल जाएंगे, इसके यूजेस आएंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ घर से आपने क्या क्या पढ़ के आना है। जो मैंने आपको साधारण लवण कर नाम लिखने के लिए दिए थे और सूत्र लिखने के लिए, उनके आपको क्या क्या करने हैं। एक तो उनको बनाने की विधि आएगी, जैसे यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को आपका किस प्रकार से बनाया जा रहा है, उसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है, वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा जो है आपका, उसको किस प्रकार बनाया जा रहा है, उसके उपयोग आएंगे आपके। और बेकिंग सोडा आएगा, उसका नाम, फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया है, इसके अलावा उसको बनाया किस प्रकार जा रहा है और उसका उपयोग। यानी बेसिकली जितने भी मैंने आपको लवण दिए थे उन सभी को लिख लो, बनाने की विधि और उनके उपयोग आप पढ़ के आओगे, जो भी आपके सिलेबस में है सारे। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, धावन सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, इनमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके,
केला खेड़ा माइक ले लो जल्दी से। मैम ले लिया। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है? रोहिणी। रोहिणी। रोहिणी की और शिल्पी के अलावा कोई बात क्यों नहीं करता? रोहिणी, जितना पढ़ाया आज सब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो घर पे जाके क्या करेंगे? अब पढ़ाई करेंगे। जितना आज पढ़ाया, जितना पहले पढ़ाया गया है, सबको अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेंगे कल के सेशन में। और होमवर्क में क्या दिया है मैंने? मैम ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा। हाँ, जितने भी आपके साधारण लवण के अंतर्गत आएंगे उन सभी के बनाने की विधि और उन सब की बनाने की विधि में आपकी रासायनिक अभिक्रिया आएगी और साथ ही उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। भाई किसी चीज का उपयोग है तभी तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसी तो हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसी तो हम विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि हमारे जीवन में कहाँ उपयोग है उस चीज का। तो जब कॉस्टिक सोडा को पढ़ रहे हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो हमारा दैनिक दिनचर्या में या हमारी लाइफ में उसका उपयोग है, तो वही हमने पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ है आपकी बुक में और आपने नोट्स भी बनाए होंगे अच्छे से। बाकी मैं आपको आने वाले सेशन में सारा समझा दूंगी। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को आज का सेशन समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमेशा की तरह बाराकोट के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, साथ ही केला खेड़ा बुंगी धार के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, सियानकोट के बच्चों ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसे ही रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन तो बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।